अच्छा चलो, बेसिक बात कर लेते हैं कि उस दिन हमने किया क्या था। हमने कुछ डेरिवेशंस की थी। ठीक है, डेरिवेशंस आपके कोर्स में नहीं है, आपको मतलब इनफैक्ट अभी इस फर्स्ट टर्म में आएंगी नहीं, लेकिन फिर भी हमने डेरिवेशंस की थी और कुछ रिजल्ट्स हमने डिराइव किए थे। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस थी, इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस का मतलब होता है किसी भी एक इंस्टेंट पर जो वैल्यू होगी उसकी हम बात कर रहे हैं। यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ईएमएफ वाज रिप्रेजेंटेड एज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को हमने रिप्रेजेंट किया था एज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर ई नॉट एंड आई नॉट आर the peak values of EMF and current respectively। अब I नॉट और E नॉट मैक्सिमम वैल्यूज होने का मतलब क्या होता है कि किसी भी टाइम पर अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, यानी E क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, बट किसका प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी। तो यानी इन अकॉर्डेंस विद साइन ओमेगा टी द वैल्यू ऑफ E वेरीज, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, E नॉट तक जाएगा। तो अब जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल हो जाए तो आपका ई नॉट के बराबर है और आई नॉट के बराबर है। When omega t is equal to pi by 2, then E is equals to E naught and I is equals to I naught। यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज उस टाइम पर मैक्सिमाइज हो जाएंगी, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने यहां पर देखा था कि E की जो वैल्यू है वो साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करती है। तो आप इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा, एक साइन कर्व बनाएगा, और दिस विल बी आइदर योर आई नॉट और योर ई नॉट, डिपेंडिंग अपॉन कि हम ये ग्राफ से किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वेव फॉर्म से हम किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईएमएफ को या फिर करंट को। नाउ दिस ओमेगा टी इज द इनिशियल फेज, दिस इज ओमेगा टी। ओमेगा टी को बोला जाता है इनिशियल फेज। ठीक है, कि इस फेज के ऊपर, ओमेगा टी के ऊपर, ये पर्टिकुलर करंट की वैल्यू मूव कर रही होगी, यानी कि इसका फेजर है ये एक तरीके से। अभी फेजर्स क्या होते हैं वो हम आगे 2-3 टॉपिक्स में समझेंगे, लेकिन ये हमने जनरल वेव फॉर्म लास्ट टाइम बना के देखी थी, और हमने ये देखा था कि ये मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर, फिर 180 पर ये वापस जीरो हो जाता है, 360 पे भी जीरो हो जाता है, और 270 पे ये नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर मैं इस पर्टिकुलर हाफ की बात करूं तो यहां तक का टाइम t/2 और ये वाला टाइम भी t/2 होगा। यानी हाफ साइकिल ये है और हाफ साइकिल ये है, तो कंप्लीट साइकिल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, टू डिफरेंट हाफ साइकिल्स में। और ये जो दो डिफरेंट हाफ साइकिल्स हैं बेटा, इसमें फर्स्ट साइकिल के अंदर सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और सेकेंड साइकिल में सभी वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो जब आप एवरेज वैल्यू निकालते हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। क्यों जीरो, आप देख ही रहे हो, फर्स्ट हाफ के अंदर सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और सेकेंड हाफ के अंदर सभी वैल्यूज क्या हैं, नेगेटिव। तो जब आप इन वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो आपको सम क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि सभी वैल्यूज अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट करती हैं इन द नेगेटिव हाफ। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो हाफ साइकिल पे एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसको हमने डिराइव करा था, तो आप इसका रिजल्ट याद रख लें, एवरेज वैल्यू ऑफ AC
over half cycle is I average is equal to I naught 2 I naught upon 5, जिसको कि आप 0.637 टाइम्स ऑफ I naught या फिर 63.7% ऑफ I naught भी कह सकते हो. This can also be true for average value of EMF 2 E naught by 5, यानी again 63.7% of E naught. ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% आपको मिलता है एवरेज वैल्यू, अगर आप हाफ साइकिल पर एवरेज निकालते हो तो. ठीक है बेटा? यस सर. लाइकवाइज अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करूं, आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज. अब रूट मीन स्क्वायर निकालने के पीछे रीजन क्या था? रीजन ये है, हमने पहले एवरेज कैसे निकाली इसको समझते हैं. एवरेज वैल्यू हमेशा कंपैरिजन के थ्रू निकलती है, और कंपैरिजन किसका करते हैं? दो सर्किट्स का. अगर मेरे पास दो सर्किट्स हो जिसमें एक सर्किट हमारा डीसी सोर्स से कनेक्टेड हो और दूसरा सर्किट हमारा ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड हो, और दोनों रेजिस्टेंसेस सेम हैं, यानी दोनों सर्किट की रेजिस्टेंसेस सेम हैं. अब आप इसको ऐसा भी कह सकते हो दैट one resistance is connected one by one in the two given circuits. First is an AC circuit and second one is the DC circuit. अब ये आपका DC circuit है, DC source, ये आपका AC source लगा हुआ है यहाँ पे. यहाँ पर जो EMF आपने अप्लाई करा वो था E naught sin ओमेगा t, और यहाँ पर आपने EMF E ही अप्लाई करा था. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या, पहले बात करेंगे कि एवरेज वैल्यू हमने निकाली कैसे थी. तो डेफिनेशन ये कहती है कि जितना चार्ज एसी सोर्स, जितना चार्ज एसी सोर्स इस सर्किट में पास कराएगा थ्रू दिस रेजिस्टेंस. अब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज पास होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ करंट तो जाएगा ना बेटा, और अगर करंट जाएगा देन इट मींस रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ चार्जेस मूव कर रहे हैं, कुछ चार्जेस का वहां पर मूवमेंट है. तो जितना चार्ज ये सोर्स एसी सोर्स इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास कराएगा, अगर उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में डीसी सोर्स इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास करा दे, तो दोनों रेजिस्टेंसेस तो सेम थी, डीसी सोर्स इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास करवा दे, then that value of DC is the average value of AC. Clear है? यस सर. या रिपीट करूं फिर से? यस. चलो एक और बात, जितना चार्ज AC सोर्स इस रेजिस्टर के थ्रू पास करवाएगा इन गिवन टाइम, और वो टाइम कितना था? हाफ साइकिल. जितना चार्ज एसी सोर्स इस रेजिस्टेंस के थ्रू हाफ साइकिल में पास कराएगा, अगर उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में डीसी सोर्स भी पास करा दे, ऑब्वियसली ये डीसी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए, तो इस डीसी की जो वैल्यू होगी वो एसी की एवरेज वैल्यू कहलाएगी. ठीक है? यस सर. ठीक. Now this was the concept behind using or deriving this particular relation. तो हमने डिराइव करने के लिए कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा यूज करा था बेटा कि डीसी की हमने वैल्यू लिखी कि कितना चार्ज उसके थ्रू पास हो सकता है, I is equals to Q by T by 2, टाइम इतना ही था, तो हमने कहा कि भाई Q is equal to I into T by 2, और इस I को हमने लिखा था IDC, लेकिन बाय डेफिनेशन हम कह रहे हैं कि वो IDC I एवरेज के बराबर होगा. तो बाद में यहां पर हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि हमें पता है I किसके इक्वल होता है? dq by dt. तो dq will be equal to I dt.
आई इंस्टेंटेनियस हमने कितना अप्लाई करना है यहाँ पर, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि अगर ई हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी था इस रेजिस्टर के थ्रू, तो आई कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी था। इसको उठा के इंटीग्रेट कर दिया, तो नेट चार्ज की जो लिमिट्स आएंगी, आई नॉट कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमने करा 0 से लेके t/2 पे, तो हमारे पास रिलेशन आ गया और हमने उसको इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दिया था, कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करने के बाद वी हैव द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा था तो जब आप अब इन दोनों लेक्चर्स को देखोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरह से हमने डिराइव किया। तो अब यहाँ पर सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन वाला पार्ट छोड़ दिया है, तो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम इंटीग्रेशन भी कर दें बेटा, तो ये बनेगा q इज इक्वल्स टू आई नॉट विद अ नेगेटिव साइन cos ओमेगा t बाय ओमेगा, ओमेगा एज इट इज आ गया, 0 से लेके t/2 पे आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहां पर सॉल्व करके आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू 2। इधर से आप उसको लिखोगे q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 आई नॉट, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि वो -2 बनेगा अंदर। ठीक है, so this will be 2 I naught by 2 pi by t, 2 से 2 cancel out हो गया। Now this is your first equation, this is your second, दोनों को compare करो, तो I naught t by pi will be equal to I average t by 2, t से t cancel out हुआ, तो I average is equals to 2 I naught by pi। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. तो ये यहां से कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली। अब आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा सर्किट है वो तो यही रहेगा, बट अप्रोच चेंज हो जाएगी बेटा, और वो कैसे चेंज होगी समझना। आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है that IRMS is equal to I naught upon root 2, and this is true for ERMS is equal to E naught by root 2 also. तो RMS value means root mean square value. तो यहां पर 2 I naught by pi निकालने का जो तरीका था वो मैंने अभी आपको बताया कि हमने ये देखा कितना चार्ज पास हो रहा है, लेकिन आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम चार्ज को कंसिडर नहीं करते हैं, हम ये देखते हैं हीट डिसिपेशन कितना है यहाँ पर। क्यों? जब आप हीट डिसिपेशन ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर करंट कंपोनेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस फेज में है या इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सी साइकिल में है, मतलब कौन सी हाफ साइकिल के अंदर है, पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। जब करंट कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा तो उसका नेगेटिव साइन का वहां पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा, नेगेटिव साइन खत्म हो गया ना वहां से। बेटा देखो यहां सारे के सारे करंट कंपोनेंट्स पॉजिटिव है, एज सून एज यू रीच हियर आफ्टर 180 डिग्रीज करंट कंपोनेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। Yes, sir. और जब करंट कंपोनेंट्स नेगेटिव हो और ऐसे किसी भी नेगेटिव करंट कंपोनेंट का आप स्क्वायर करो देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स पॉजिटिव। Yes, sir. तो उस पर्टिकुलर साइकिल का जब आप एवरेज वैल्यू निकालते हो देन दैट एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। अब उसको निकालने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी हीट इस रेजिस्टर के थ्रू या इस रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट होगी बाय यूजिंग एन एसी सर्किट, यानी जितनी हीट इस रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट होगी बाय यूजिंग एन एसी सर्किट या एसी सोर्स, अगर उतनी ही हीट सेम रेजिस्टर के थ्रू उतने ही टाइम में डिसिपेट हो then that value of DC source which is able to generate that much amount of heat is
द RMS वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, Yes, sir. फिर से समझो इस पर्टिकुलर लाइन को। जितनी हीट AC सोर्स इस रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट करवाएगा, जितने टाइम में, अब वो टाइम कितना है, 1 कंप्लीट साइकिल, अगर उतनी ही हीट उतने ही टाइम में यानी 1 कंप्लीट साइकिल में डीसी सोर्स की वैल्यू भी सेम रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट करवा दे, तो दैट वैल्यू ऑफ डीसी सोर्स इज कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, Yes, sir. तो अब डीसी सोर्स में जो हीट डिसिपेशन था वो किसके बराबर होगा, H इज इक्वल्स टू I DC स्क्वायर RT होगा 1 कंप्लीट साइकिल में। Yes, sir. और हमने ये कहा कि यहां पर बेटा आपका जो IDC है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज IRMS इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। RMS वैल्यू को एक नाम और देते हैं, इसे हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। और बेटा RMS को आप IV से भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में इसको सिर्फ वर्चुअल वैल्यू लिखा जाता है, इवन एग्जाम्स में भी इसको वर्चुअल वैल्यू बोल दिया जाता है। ठीक है, RMS के बजाय, RMS इसका ज्यादा फेमस नेम है, वैसे वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर मैं AC सोर्स की बात करूं तो AC के अक्रॉस लेट्स से एक छोटे से सैंपल के अंदर मैं ये कहूं कि दिस इज सम टाइम dt और इतने करंट की वजह से कुछ हीट डिसिपेट हुआ होगा, तो वो हीट कहलाएगा DH। तो DH विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R dt। तो I की वैल्यू क्या थी, I नॉट साइन ओमेगा t। तो DH will now can be written as I naught square R sin square ओमेगा t dt। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल हीट विल बी इक्वल टू I naught square R t by 2। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, sir. this will be I naught square R t by 2। लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे इसकी, 0 से लेके टाइम t तक, क्योंकि 1 कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। अब ये अगर आपकी फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, तो दोनों को कंपेयर कर लो बेटा। तो I DC square RT will be equal to I naught square RT by 2। RT से RT कैंसिल आउट हुआ, so this I DC will be equal to I naught by root 2। और इसी को आप क्या लिखते हो, I RMS या I virtual is equals to I naught by root 2। So this is how RMS value is derived। Okay, Yes, sir. अब आप इस रूट 2 की वैल्यू डाल के इसको अगर सॉल्व करें तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज ERMS is equal to 0.707 times of E naught और IRMS is equal to 0.707 times of I naught। ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कौन सी वैल्यू ज्यादा है देखा जाए तो एवरेज वैल्यू से RMS वैल्यू ज्यादा है। Yes, sir. तो हमें घरों में जो वैल्यू मिलती है बेटा करंट की, वो RMS वैल्यू मिलती है, वो वर्चुअल वैल्यू मिलती है, वो एवरेज वैल्यू नहीं मिलती और ना ही पीक वैल्यू मिलती है। ठीक है, Yes, sir. चलो ये तो था एक तरीके का रिवीजन कि हमने पिछली बार क्या किया। आज बात करेंगे, मैंने बोला था कि आपने आपके कोर्स में 3 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला रेजिस्टर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा पढ़ा आपने इंडक्टर। ये 3 अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़े। अभी तक आपने तीनों सोर्सेज के तीनों कंपोनेंट्स के अंदर सिर्फ डीसी सोर्स अप्लाई करके देखा था। याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन सिर्फ डीसी सोर्स से कर रहे थे आप, कैपेसिटर वाले क्वेश्चन भी आप डीसी सोर्स से कर रहे थे।
इंडक्टर वाले क्वेश्चंस में भी अभी तक हमने सोलेनॉइड में भी सिर्फ और सिर्फ डीसी सोर्स अप्लाई किया था और उसको वेरिएबल बना के किया था। लेकिन अगर एसी हो तो क्या होगा? तो ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इन एन एसी सर्किट, इन एन एसी या इन एसी, इसके बारे में अभी बात करेंगे। बोर्ड क्लियर कर दो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट है एसी थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब यहां पर हम इस बात के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है। अब देखो सुनो ध्यान से, ये एक सोलेनॉइड होता था, है ना? अब इस सोलेनॉइड को आपने बनाया तो किससे बनाया? इंडक्शन तो इसका इफेक्ट था ना, इंडक्टिव इफेक्ट, कि आपने इसको इस तरीके से वाउंड करा तो इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो गया। बट ये सोलेनॉइड आपने बनाया किससे था? एक सिंगल वायर से, है ना? Yes, sir. तो सिंगल वायर जो ऑपोजिशन ऑफर करता था, दैट वाज ओनली रेजिस्टेंस। तो अब इंडक्टर बनाने के बाद उसकी रेजिस्टेंस कहीं चली तो नहीं गई होगी ना, खत्म तो नहीं हो गई होगी ना, यानी रेजिस्टिव इफेक्ट भी रहेगा इसमें और इंडक्टिव इफेक्ट भी रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर एम्फेसाइज इसी बात के ऊपर कर रहे हैं कि जो भी कोई कंपोनेंट हम यहाँ लेंगे, हम सिर्फ रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं उसका। हम ये नहीं मान रहे कि उसके अंदर कोई इंडक्शन है, कोई कैपेसिटेंस ना, सिर्फ हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है? Yes, sir. ठीक, तो सबसे पहला काम करते हैं कि एक सर्किट बनाते हैं जो कि हमारा एक रेजिस्टिव सर्किट होगा, और इस रेजिस्टिव सर्किट के थ्रू हमने एक एसी सोर्स को हमने इसके साथ कनेक्ट किया और इसके थ्रू हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट पास करवाया। ठीक है? तो सबसे पहली बात, अगर ईएमएफ मेरे पास इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो और मैं यहां से करंट निकालना चाहूं तो क्या हम निकाल सकते हैं? देखें, अप्लाइड ईएमएफ आपके पास यहां बेटा कितना था? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट हम एक बात जानते हैं कि E किसके इक्वल होता है? IR होता है ना? Yes, sir. तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऑन बोथ साइड्स R से डिवाइड कर दूं, देन व्हाट वी विल गेट? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें से पहला ये, अच्छा मुझे ये बताओ, किसी भी सर्किट में ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस पहले सेटअप होता है या करंट पहले मूव करना शुरू करता है? The Potential differences. setup होता है. ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ पहले सेटअप होगा, उसके बाद ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी केस में क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट? हो सकता है सर। कैसे? मैंने पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बोला, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बोला, या ज्यादा प्रिसाइज बोलता हूं, एक्यूरेट बोलता हूं, ईएमएफ। तो EMF नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? तो नहीं हो सकता, मतलब EMF तो जाना होना ही पड़ेगा। मतलब आप ये बताओ कि क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि 2 वोल्ट का सेल है,
बट आपको करंट 20 एम्पियर दे रहा है। नहीं सर। नहीं हो सकता ना, ऐसा जरूर हो सकता है शायद कि 20 वोल्ट का सेल को और 2 एम्पियर करंट दे जाए। ये सर, ये हो सकता है। अब इस बात को ध्यान रखना, दोनों कॉन्सेप्ट्स को अभी आगे। चलो, तो E और I हमने देखा कि दोनों का फेज सेम है, बोथ आर मूविंग इन द सेम फेज। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग E and I, we observe that both are in the same phase, है ना? दोनों सेम फेज में है, दोनों ओमेगा टी के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। Yes, sir. तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं ऑन अ ग्राफ, नाउ दिस ग्राफ इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम। आप ये समझ लो कि फेजर डायग्राम की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आप लोगों में से जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है, तो आपका फेजर डायग्राम्स के बिना न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। इंजीनियरिंग में यू विल फेस दीज थिंग्स कि फेजर डायग्राम के बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पर जब फेजर्स बनते हैं तो अभी आप सिंगल फेज की ही बात कर रहे हो, आपके पास फिर फेजर्स ऐसे भी होंगे जहां पर मोटर्स होती है 2 फेज 3 फेज। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास घरों में आ रही होती है तो बहुत सारे लोगों के घरों में जो सोर्स होता है वो डबल फेज होता है या ट्रिपल फेज होता है, 3 फेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं लोग, ठीक है, किसी के घर में 3 फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर्स हैं तो 3 अलग अलग मीटर लगे हुए हैं, 3 अलग अलग मीटर हैं तो 3 अलग अलग फेज भी होंगे। वहां पर लोकेलिटी में फेजेस अवेलेबल होते हैं तो 3 फेज होंगे एट टाइम्स। अगर एक फेज चला जाए तो दूसरा फेज अवेलेबल है, 2 चले गए तो तीसरा अवेलेबल है। अब अगर मान लो कि ग्रिड का ही ब्रेकडाउन हो गया तो फिर तीनों फेज चले जाएंगे। तीनों फेजेस जाना जनरली नहीं होता, 2 फेज या 1 फेज कभी ना कभी अवेलेबल होते ही होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ पावर कट, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम को बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कुछ वैल्यूज लिखते हैं, है ना, और उन वैल्यूज के बाद उसका स्केल बनाते हैं। फेजर में ये नहीं करना होता, आपने फेजर में सिर्फ एक वेक्टर दिखाना होता है, क्योंकि यहां पर ईएमएफ की डायरेक्शन है, ओमेगा टी डायरेक्शन दे रहा है, तो इसका वेक्टर आपने शो करना है। इधर करंट की डायरेक्शन ओमेगा टी से पता चल रही है तो आपको सिर्फ उसकी डायरेक्शन बतानी है, तो फेजर आपको डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रेंडमली एक फेज बना दूंगा कि रेंडमली मैंने एक लाइन खींची और मैंने कहा कि बेटा ये जो फेज एंगल है ये ओमेगा टी है। अब ओमेगा टी किसका था, ईएमएफ का, लेकिन ओमेगा टी किसका है, आई का भी है। अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि पहले क्या आएगा, ईएमएफ आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, करंट हमेशा उसके बाद ही आएगा। करंट विल फॉलो द ईएमएफ और द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? Yes, sir. तो ठीक है, आगे हमेशा किसको रखेंगे, ईएमएफ को। पीछे जो एरो बनाएंगे वो बनाएंगे करंट का। नाउ व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग, दिस ग्राफ इज शोइंग दैट बोथ करंट एंड ईएमएफ are on the same phase omega t, but करंट पीछे होगा और ईएमएफ आगे होगा, ठीक है। Yes, sir. और बहुत सारी बुक्स में यहां पर
इस एरो से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करवा रखा है और इसको बोला जाता है ई नॉट। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि ये आई नॉट। नाउ दिस आल्सो शोज that the maximum value of current is always less than the maximum value of EMF. ठीक है? Yes, sir. So this is the phasor diagram, the most simplest one. कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बड़ा आसान है। अब जैसे थोड़ा थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फेजर के अंदर कुछ चेंजेस आते चले जाएंगे, बस वो चेंजेस हमें वहां पर ऑब्जर्व करने होंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ अब एक बात और कर लें। हमने वहां पर जब आरएमएस और एवरेज वैल्यू की बात की थी बेटा, तो हमने ये देखा था कि हीट डिसिपेशन हो रहा था कुछ। अब हीट डिसिपेशन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर तो हो नहीं सकता, देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रिकल पावर, तभी आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी या हीट डिसिपेट होगी, है ना? Yes, sir. तो हम क्या करें, यहां पर एवरेज पावर कंजम्पशन निकालें अक्रॉस। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होगा? एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अच्छा, सर्किट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने CKT। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं CKT क्या है, तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्किट। ठीक है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब ये एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? एवरेज पावर कैसे निकालें? पावर तो हमें पता है कि पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना? तो एवरेज पावर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? व्हाट इज एवरेज पावर? सर एक हाफ साइकिल में कितना वर्क होगा? हाफ साइकिल जितना। कुछ और? क्योंकि फुल साइकिल में तो जीरो ही हो जाएगा ना। फुल साइकिल में तो बेटा एवरेज वैल्यू जीरो हुई ना, एवरेज पावर थोड़ी जीरो होगी। सर। पावर के केस में तो वैसे भी करंट का स्क्वायर हो गया। यस सर, हमने आरएमएस वैल्यू निकाली थी तो फुल साइकिल पे निकाली थी, फुल साइकिल में निकालते हैं सर। तो यहाँ हाफ का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही है, वो तो यूज ही नहीं करना, तो बात तो फुल साइकिल पे ही होगी। तो एवरेज पावर क्या होती है समझो। एवरेज पावर को हम कहते हैं, अच्छा वैसे आप पावर को क्या लिख सकते हो? dw/dt लिख सकते हैं ना? Yes, sir. यस सर। तो जो एनर्जी आपने वहां पर कंज्यूम करी वो किसके बराबर होगी? dw इज इक्वल टू pdt। और pdt को आप क्या लिख सकते हो? ei/dt लिख सकते हैं ना? Yes, sir. भाई पावर आपका किसके इक्वल होता है? पावर इज इक्वल टू vi, या फिर आप इसको लिख सकते हो ei, है ना? यस सर। तो dw इज इक्वल टू ei/dt। अब बेटा P average can be written as work done per unit time। अब ये जो वर्क डन है ये आपको वन कंप्लीट साइकिल का निकालना है, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूं? ei/dt इंटीग्रल 0 to time t upon t। दिस इज योर एवरेज पावर। ठीक है, पहले हम कंप्लीट साइकिल पे पावर निकालेंगे और फिर उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, सो दिस विल गिव अस एवरेज। दिस इज द मेथड ऑफ एवरेजिंग द पावर। ठीक है, Yes, sir. आप खुद सोचो ना, पहले आपने वन कंप्लीट साइकिल पे टोटल पावर निकाल ली, अब आप उसको एवरेज करना चाहते हो, तो एवरेज करने के लिए क्या करते हैं? वन कंप्लीट साइकिल पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उससे डिवाइड करोगे तभी एवरेज आएगी। आपने इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करके फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, मान लो कि ये वो ऑल्टरनेटिंग साइकिल थी, इस ऑल्टरनेटिंग साइकिल में ऐसे ऐसे कितने सारे सैंपल्स होंगे? n नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे। Yes, sir. Now each sample is responsible for dissipating some power। तो अगर हम इन सैंपल्स की बात करें तो all these samples are divided over a certain time, distance नहीं बोलूंगा, time, क्योंकि dt एलिमेंट है ना ये। ठीक है, Yes, sir. तो वन कंप्लीट साइकिल पे है, तो आप इन सैंपल्स से
डिसिपेट होने वाली सारी की सारी पावर को ऐड कर लो और ऐड करने के बाद टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एवरेज वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन एवरेज इट। तो पी एवरेज की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, ई तो था ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई था आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, अपॉन टाइम टी इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके टाइम टी तक, ये वाला टी यहां लिखा है मैंने, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ये एक्सप्रेशन क्लियर है? यस सर। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस आई कॉस नॉट ओमेगा। बाय टी, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा जीरो टू टाइम टी इंटीग्रेट करने से पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 अपॉन 2 को मैं बाहर ले आया, कांस्टेंट है dt, तो इसका आंसर होगा आपके पास ई नॉट आई नॉट बाय 2t cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, चलो मैं अलग अलग लिख ही देता हूं पहले, dt फ्रॉम 0 टू टाइम t माइनस cos 2 ओमेगा t dt 0 टू टाइम t। नाउ दिस वैल्यू विल बिकम 0, क्योंकि चाहे आप साइन को लें चाहे कोसाइन को लें, वन कंप्लीट साइकिल पर साइन और कोसाइन की एवरेज वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। सो यू आर लेफ्ट विद ई नॉट आई नॉट बाय 2t इंटू टी, टी से t कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा p एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय 2। ठीक है, यस। नाउ देयर इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग इट, आप इसको लिख सकते हो p एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय अंडर रूट 2 इंटू आई नॉट बाय अंडर रूट 2। क्या ऐसा लिख सकता हूं? Yes, sir. ये तो मैथमेटिकल है ना बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब याद करो आरएमएस वैल्यू क्या थी, आई आरएमएस आई नॉट बाय रूट 2, ई आरएमएस क्या था, ई नॉट बाय रूट 2 था ना, तो आप इसको ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस भी लिख सकते हो। ठीक है, सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग इट। ठीक है बेटा, यस सर। Yes, sir. so this is your AC through purely resistive circuit। इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आप किसी भी रेजिस्टिव सर्किट के थ्रू या किसी प्योर रेजिस्टर के थ्रू एसी पास करवाते हो तो बेटा आपके पास ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में रहेंगे, लेकिन जो पावर डिसिपेशन होगी दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ईआरएमएस इनटू आईआरएमएस। ठीक है, तो दो बातें हमने यहां से समझी। ठीक है, Yes, sir. यानी दोनों सेम फेज में होंगे और ये क्या होगा, ईआरएमएस और आईआरएमएस होगा। तो एसी थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा और सबको समझ में भी आ गया होगा, है ना? यस। Yes, sir. किसी का कोई डाउट है एसी थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को लेके? आर्यन कोई डाउट है बेटा? दक्ष, मेलिसा, नो सर, क्लियर है। ठीक है, नकुल, नंदिनी, क्लियर सर। तमन्ना, क्लियर है सर। एंजेला, सर क्लियर है। अभिमन्यु, यस सर क्लियर। ठीक है, सिया क्लियर है, यस सर। आशी, Sir. माही, Clear है sir. अन्वेषा, क्लियर है सर। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हम अगली क्लास में करेंगे वो है बेटा हमारे
प्योरली इंडक्टिव सर्किट L और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट C। तो प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी हमें यही तीनों काम करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों फेज में है या नहीं, नहीं है तो कितने फेज में है, फिर उसका फेजर डायग्राम बनाएंगे और तीसरा एवरेज पावर निकालेंगे। इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट दोनों बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कारण क्या है, आप देखोगे कि एवरेज पावर दोनों के अंदर 0 आएगी, यानी आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं वहां पर, जब हमने कैपेसिटेंस बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था तब मैंने आपको बोला था कैपेसिटर की जो एक्चुअल वर्किंग है, जो एक्चुअल फंक्शन है, यू विल लर्न इन दिस चैप्टर एसी। ठीक है, जब हम अगली क्लास में एसी करेंगे तो आपको वहां पर की हुई जो बातें हैं, जब मैंने आपसे कहा था कि डीसी सर्किट में जनरली कैपेसिटर काम नहीं करता, और कैपेसिटर का जो मैंने आपको फंक्शन लिखवाया भी था, आप अपनी कॉपी खोल के देखेंगे, मैंने आपको बोला था कि जनरली कैपेसिटर के बारे में ये बोला जाता है इट इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। नहीं, कैपेसिटर का मेन फंक्शन होता है टू डू पावर करेक्शन इन द सर्किट। अब पावर करेक्शन वो कर कैसे रहा है, ठीक है, अब आप जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करोगे हीट डिसिपेशन उतना ही ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड भी उतनी ही ज्यादा होंगी एंड कॉन्सिक्वेंटली बिल भी उतना ही ज्यादा होगा। तो पावर करेक्शन करने में कैपेसिटिव सर्किट्स बहुत हेल्प करते हैं, और कैसे करते हैं वो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ठीक है, Yes, sir. तब तक के लिए इसको बेटा, जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी उनका रिवीजन भी हो गया, और उनके लिए वो दोनों टॉपिक्स कवर हो गए, जिन्होंने करी थी उनका रिवीजन हो गया, और एक टॉपिक हमने इनफैक्ट पूरा रेजिस्टिव सर्किट ही हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम एक ही क्लास के अंदर दोनों हो जाएंगे, आपका इंडक्टिव भी और कैपेसिटिव भी। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, so timings are now clear to each and every one of you, and we will be commencing our classes offline from the next week. Okay? Yes. Yes, sir. Okay, then. ठीक है बेटा। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir.